दो महान घरानों के बीच अलायंस के लिए शुरू से ही एक कमजोर रणनीति थी। इससे सिर्फ राजा का शक और तेज होता है और अगला शाही वारिस अब तक तय भी नहीं हुआ है। बाकी रईस घरानों को अपनी तरफ करने में सालों लगेंगे। काउंटेस ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। शायद मैंने युद्ध के मैदान में इतना वक्त बिताया है कि राजनीति ने मेरी समझ को कुंद कर दिया है। तुम जैसे युवा भी अब इसे साफ देख पा रहे हो, और फिर भी वो उस बच्ची को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। फिलहाल तो हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए, एरिक ने जवाब दिया। काउंटेस ने उसकी तरफ देखा। ये अच्छा है कि दासियों के पास बताने को कुछ नहीं है, लेकिन एरिक, उस लड़की से दिल मत लगाना। एक पुरुष का स्नेह दुनिया की सबसे कम टिकाऊ भावना होती है। अगर तुम अभी उसे थोड़ा सा अपनापन दोगे और बाद में वो छीन लोगे तो बेहतर होता कि तुमने कभी कुछ दिया ही ना होता। वापसी के रास्ते में एरिक का दिमाग लगातार उलझा रहा। उसकी अपनी माँ तक ने कहा था कि उसे मिशा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन जब भी एरिक मिशा के साथ हुई बेरहमी के बारे में सोचता, उसके लिए खुद को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता। तभी आगे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। बिस्तर पर चढ़ो, इतनी देर क्यों लगा रही हो? आज क्या हो गया है तुम्हें? ज्यादा खा लिया क्या, या अब जाकर जवाब देना सीख लिया? फिर आई एरिक की आवाज, शांत, नरम, लेकिन उसके शब्दों में साफ अथॉरिटी थी। आपकी कोशिश के लिए धन्यवाद। अब से मैं खुद अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। आप लोग जा सकती हैं। दोनों दासियां थोड़ी हिचकीं, लेकिन मना नहीं कर सकीं। हम सुबह वापस आएंगी। उनके जाते ही मिशा विजिबली शांत हो गई। वो अब भी ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन एरिक उससे धीरे धीरे बात करता रहा। लगता है आज तुम्हारा मूड अच्छा है। ये हमारी राजधानी वाली हवेली है। हम यहाँ और क्लॉड की जमीन के बीच सफर करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये जगह पसंद आएगी, और अगर कुछ पसंद ना आए तो बस बता देना। मिशा अब भी अपने बालों से खेल रही थी, पूरी तरह उसी में खोई हुई। एरिक को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ। जब वो अंदर आया था तो मिशा ने उसकी आंखों में देखा था। क्या अब उसने उसमें दिलचस्पी खो दी? फिर एरिक की नज़र उसके पैरों पर गई। वो पतली सी नाइट गाउन पहने हुए थी। उसके नीचे उसके पैर बिल्कुल खुले थे। क्या पहनने के लिए बस यही एक कपड़ा है? ये तो किसी जेल के कपड़े जैसा लग रहा था, किसी असली राज परिवार की पोशाक जैसा तो बिल्कुल नहीं। अचानक मिशा ने ऊपर देखा, और क्योंकि वो दोनों बहुत पास थे, एरिक वहीं थम गया। मिशा ने अपने होंठ गोल किए और कुछ शरारती सी आवाजें निकालीं, और अगले ही पल उसने मुंह भरकर थूक सीधा एरिक के चेहरे पर फेंक दिया। एरिक ने पलकें झपकाईं, पूरी तरह हैरान रह गया। उसने अपना चेहरा पोंछते हुए धीरे से सांस ली और बोला, राजकुमारी, दूसरों पर थूकना अच्छा व्यवहार नहीं होता। फिर उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। बाहर काली रात के आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आकर बिस्तर पर दो परछाइयां बना रही थी। एरिक गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे ये तक पता नहीं चला कि उसके बिल्कुल पास उसकी पत्नी उसे देख रही थी, एक अजीब सी खाली नजर के साथ। दिन में जो लड़की बिखरी बिखरी और मासूम लग रही थी, अब वो गायब थी। मिशा अब बिल्कुल होश में थी, लेकिन एक डरावने सन्नाटे के साथ। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। एरिक ने धीरे से सूप का चम्मच उठाया और उसे मिशा के मुंह के पास ले गया, लेकिन वो रुक गया। आज मिशा कुछ ज्यादा ही पीली लग रही थी, जबकि रात को तो वो बिल्कुल ठीक थी। एरिक ने उसे धीरे से मनाने की कोशिश की कि थोड़ा और खा ले, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मिशा ने अचानक अपना हाथ सूप के कटोरे में डाल दिया। फिर उसमें से एक मुट्ठी भरकर उसे मुंह में ठूंस लिया और जंगली जानवर की तरह अपनी उंगलियां चाटने लगी। एरिक एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। जब से उसकी शादी इस राजकुमारी से हुई थी, हवेली का माहौल ही बदल गया था। एक तरफ वो शाही सैनिकों का कप्तान था, तो रोज की तरह वो अब भी ट्रेनिंग ग्राउंड पर अभ्यास करता था, लेकिन एरिक जहां भी जाता, हर जगह उसे सतर्क नजरों से देखा जाता। लोग रुक जाते, हिचकिचाते, जैसे कोई भारी सा बोझ सबके कंधों पर दबा हुआ हो। उसने तेजी से पूछा, तुम सब यूं खड़े क्यों हो? क्या आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई? अब तो अर्क ने भी उनके साथ बैठकर खाना छोड़ दिया था। काउंटेस अपने चुपचाप बैठे पति को देखती रही और धीमे से शिकायत की, इसे कभी अपने जज्बात संभालना नहीं आया। क्लैडनर हाउस के जो पुराने वफादार सेवक थे, वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रहे थे। सब अस्त व्यस्त थे, बेचैन से, लेकिन फिर भी कोई भी एरिक के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि एरिक अब भी शांत, संयमित और वैसा ही था जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। ट्रेनिंग के बाद एरिक को पता चला कि राजकुमारी नौकरानियों के काम वाले कमरे में पहुंच गई थी। कमरा धूप से भरा हुआ था, ताजे धुले कपड़ों की हल्की सी खुशबू थी, माहौल गर्म और शांत था। कुछ दासियां एक गोल घेरे में बैठी धीरे धीरे बातें कर रही थीं, और मिशा
बिल्कुल बीच में चुपचाप लेटी हुई थी, पूरी तरह शांत आराम से। एक लड़की कह रही थी, उसके बालों की चमक तो उस चांदी जैसे धागे से भी ज़्यादा खूबसूरत है जो मैंने कभी देखा था। मैंने एक बार ऐसा ही एक छोटा सफ़ेद बिल्ली का बच्चा देखा था, उसका फर बिल्कुल बर्फ जैसा था, ये भी उतनी ही प्यारी है। एरिक अंदर आया और बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन पाया, और जाहिर सी बात है मिशा की देखभाल की जिम्मेदारी जिन 2 दासियों पर थी वो वहां नहीं थीं। एरिक आगे बढ़ा और मिशा को धीरे से गोद में उठा लिया। अब मैं इसका ध्यान रखूंगा, उसने सख्त लेकिन नर्म लहजे में कहा। मिशा को अपनी बाहों में उठाए एरिक गलियारे से गुजरा, सीढ़ियां चढ़ा और उन्हें दोनों का साझा कमरा खोलकर अंदर गया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, मिशा अचानक चौंक कर जाग गई। उसकी आंखें बड़ी और सतर्क थीं। फिर वो छटपटाने लगी। धीरे से एरिक बोला, संभल कर, पहले मुझे तुम्हें नीचे रखने दो वरना खुद को चोट पहुंचा लोगी। लेकिन जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, मिशा फौरन बिस्तर के कोने की तरफ भागी और एरिक को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगी। पिछले कुछ दिनों में एरिक ने एक बात नोटिस की थी। अगर शब्दों में कहूं तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, बस वो मुझे किसी चलती फिरती गाड़ी की तरह ट्रीट करती है। और शायद इसी वजह से कि वो बाकियों से इतनी अलग है, एरिक हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगा था। तभी उसने देखा कि उसके बालों में कुछ उलझा हुआ है। बिना सोचे समझे उसने हाथ बढ़ाया उसे निकालने के लिए, लेकिन मिशा फौरन पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसे मारने की कोशिश की हो। एरिक रुक गया, सोचने लगा, क्या उसने सच में अभी उसे डरा दिया था? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, उसने धीमे से कहा, बस तुम्हारे बालों से वो चीज निकालनी थी। लेकिन मिशा ने खुद को कंबल में इस तरह छुपा लिया जैसे कोई शुतुरमुर्ग हो। उसने बाहर झांकने से भी इनकार कर दिया। एरिक वहीं चुपचाप बैठ गया और उसे देखने लगा, और जब मिशा ने धीरे से फिर से बाहर झांका, उसकी आंखों में अब डर का एक कतरा भी नहीं था। एरिक को अचानक दासियों की बात याद आई। मैंने कभी एक ऐसा ही बिल्ली का बच्चा देखा था, बर्फ जैसा सफेद, जो रोशनी में चमकता था। अब जब एरिक ने ध्यान से देखा तो मिशा सच में उस छोटे से किटन जैसी लग रही थी। एरिक की मुस्कान अपने आप बाहर आ गई। थोड़ी देर में मिशा खुद ही गोल होकर सो गई। एरिक उठकर चुपचाप अपनी डेस्क की तरफ गया और फिर से अपने काम में लग गया। महल से आई शाही दासियां अब लगभग मिशा की जिम्मेदारी हवेली की आम दासियों पर छोड़ चुकी थीं, और जहां मौका मिलता वो बिना कुछ कहे गायब हो जाती थीं। ये बात कहीं ना कहीं एरिक को खटक रही थी। इस बीच उनकी जमीन पर रहने वाले आम लोगों में खाने की कमी होने लगी थी। समस्याएं इतनी बढ़ गई थीं कि हर तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, और अब इसमें एक और समस्या जुड़ गई थी। एरिक ने जो जासूस अर्ल के पीछे लगाया था, वो अब एक नई रिपोर्ट लेकर लौटा था। उस बूढ़े आदमी को एक औरत के साथ एक सराय में चुपचाप मिलते हुए देखा गया था। सच तो ये है कि एरिक को शक तब से था जब उसके पिता ने अचानक क्रिस हाउस के साथ शादी का प्रस्ताव तेजी से आगे बढ़ाया था। ऊपर से देखने पर तो ये रिश्ता ठीक लगता था, लेकिन कहीं कुछ था जो शुरू से गलत महसूस हो रहा था, और लाख कोशिशों के बावजूद एरिक की ये बेचैनी कम नहीं हुई। तभी से उसने अपने पिता के आसपास के लोगों पर चुपचाप नजर रखना शुरू किया। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब उसने नोटिस किया कि एक सराय में काम करने वाली लड़की बहुत बार उसके पिता की हवेली में आ जा रही है। पहले तो ये जानकर उसके मन में एक कड़वाहट सी आ गई, लेकिन युद्ध के मैदान में जहां हर फैसला जीवन और मृत्यु के बीच का होता है, वहां इस तरह की भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। इसलिए उसने इसकी जांच शुरू कर दी। क्या उस लड़की को किसी ने भेजा है? क्या कोई उसके जरिए अर्ल को अपने काबू में कर रहा है? एरिक ने यह बात किसी से साझा नहीं की, और फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके पिता ने सिर्फ उस औरत को अपने साथ नहीं लाया, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद आदमी कार्ल को भी मजबूर किया कि वो उसे अपनी उपपत्नी बना ले। थक हार कर एरिक ने सारी जानकारियां एक चिट्ठी में इकट्ठा की, सबूतों के साथ, और अपनी मां को भेज दी। जवाब में उसे बस पूरी बेरुखी मिली। अगर कोई बेसब्र औरत उस बूढ़े मूर्ख को चाहती है तो रहने दो उसे, कम से कम अब मुझे हर रात उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और एरिक की जांच भी अब कहीं नहीं जा रही थी। उस औरत का किसी ऊंची ताकत से कोई संपर्क नहीं मिला। एरिक ने वो चिट्ठी एक तरफ रख दी, एक हल्की सी सांस भरते हुए। फिलहाल कोई नया सुराग नहीं है। सच कहें तो उसकी मां की प्रतिक्रिया ने उसे हैरान नहीं किया। उनकी शादी हमेशा एक साझेदारी ही थी, परिवार को संभालने की एक जिम्मेदारी। तभी पीछे बिस्तर से हल्की सी सरसराहट हुई। मिशा जाग चुकी थी, वो अपनी आंखें मल रही थी, अब भी नींद में डूबी हुई, और धीरे धीरे लंगड़ाती हुई एरिक की ओर चली। एरिक ने धीरे से पूछा, तुम उठ गईं? कुछ चाहिए तुम्हें? हमेशा की तरह इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, और फिर अचानक बिना कुछ कहे वो सीधे एरिक की गोद में चढ़ गई। उसने डेस्क पर रखी एक चिट्ठी उठा ली। उसकी आंखों में जो चमक थी उसे देखकर एरिक हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? इसमें कुछ खास नहीं है। तुम तो आमतौर पर मुझसे दूर भागती हो, लेकिन आज जब तुम खुद आई मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं।
फिर मिशा ने उस चिट्ठी को फाड़ना शुरू कर दिया, एक एक पन्ना करके, और एरिक ने उसे रोका तक नहीं। अब तक उसके जीवन में बस जिम्मेदारियां थीं। राजा के प्रति उसकी नफरत थी, लेकिन कभी मोहब्बत को लेकर उसने कुछ सोचा तक नहीं था। लेकिन अब ये सोचकर कि यही लड़की, यही अजीब सी शांत सी लड़की उसका भविष्य बनने जा रही है, हमेशा उसके साथ रहने वाली है, ये ख्याल उसे एक अजीब अनजानी सी गर्माहट से भर देता था। बचपन में जब एरिक ने पहली बार जाना कि एक शूरवीर बनना क्या होता है, तो उसके दिल में गर्व और उद्देश्य की भावना थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, हकीकत ने उसकी सोच को ठंडा कर दिया। चाहे इस पद का नाम कितना भी ऊंचा लगे, अंत में वो भी बस एक माध्यम था, एक औजार जिससे वंश आगे बढ़े। इसलिए उसने अपनी होने वाली पत्नी से कभी कोई उम्मीद नहीं रखी। यहाँ तक कि अगर वो लड़की कागज़ फाड़ने में ही खुशी ढूंढती हो, तब भी उसे कोई एतराज़ नहीं था। सच कहूँ तो जब से उसने उत्तराधिकारी बनने के अर्थ को पूरी तरह समझा, तब से उसने शादी के उस रोमांटिक ख्वाबों पर यकीन करना ही छोड़ दिया था। अब जब सारे कागज़ टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, मिशा की नज़र अब किसी और चीज़ पर जा अटकी, एक मोहर लगी सीलबंद चिट्ठी पर, जिस पर किसी रजवाड़ी घराने की मोहर थी। इस बार एरिक ने हाथ उठाकर उसे रोका। मिशा, नहीं, ये चिट्ठी फाड़ना ठीक नहीं होगा। उसने प्यार से वो चिट्ठी उसके हाथों से ले ली। मिशा ने फिर से हाथ बढ़ाया, जैसे उसे फिर छीनना चाहती हो। एरिक मुस्कुराया और हल्के से पीछे हटा। अगर तुम मेरा पीछा भी करो तो भी कोई फ़ायदा नहीं, मैं अभी इसे पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ। कमरे में उसकी हंसी और मिशा की खिंचती सी आवाज़ें गूंजने लगीं। नहीं, वो भी नहीं, कम से कम मुझे ये पढ़ने दो पहले। और इसी दौरान दूसरी तरफ काउंटेस के अध्ययन कक्ष में एक दासी धीरे से पूछ रही थी, मैडम, मार्च महीने की कविता प्रस्तुति के आयोजन की तैयारी में क्या हमें ग्रीन हाउस के लिए बड़ा हीटर लगवाना चाहिए? काउंटेस ने ठंडे स्वर में कहा, छोटा हीटर काफ़ी रहेगा। इस बार तो वैसे भी सब कुछ पहले से शांत लग रहा है। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और मिशा सीधी अंदर चली आई। बिना कुछ कहे फर्श पर लेट गई और बिल्ली की तरह गुनगुनाने लगी। काउंटेस ने भौहें उठाईं। साफ जाहिर था कि वो हैरान थीं। ये तो कुछ अलग ही है। मैंने सुना था कि राजकुमारी तो ज़्यादातर दासियों के साथ ही रहती है, आज यहाँ क्या काम है उसका? एक दासी धीरे से आगे झुकी और फुसफुसाई, मैडम, क्या अब हमें उन्हें राजकुमारी कहना बंद नहीं कर देना चाहिए? आखिर अब वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। काउंटेस ने सिर हिलाया, सही कहा तुमने, लेकिन अभी तय नहीं किया कि उन्हें क्या कहकर पुकारें। फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेडी आर्लिन, मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सीमा पर बिताया है। मुझे महल की सभ्यता और शिष्टाचार की उतनी जानकारी नहीं है, तो इस हाल में उन्हें कैसे संबोधित करना ठीक रहेगा? डायल ने नज़रें फेर लीं, मुझे भी सही से नहीं पता। काउंटेस ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। यही तो बात है, उसे न घुलना मिलना आता है, न किसी चीज़ में हाथ बटाना। तभी एक और शांत स्वभाव वाली दासी आगे आई, मैडम, मैंने पूछताछ की थी और कुछ इसी तरह के हालातों में एड बाल ने उन्हें उनके नाम से पुकारा था। शायद हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे लगता है उनका नाम मिशा है। काउंटेस ने उस लड़की की ओर देखा और सामान्य से कहीं ज़्यादा कोमल स्वर में कहा, मिशा? लड़की की चमकती नीली आंखें धीरे से उसकी तरफ मुड़ीं और फिर अचानक वो फर्श से उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिली, जो भले ही किसी कुलीन महिला जैसी ना थी, लेकिन पूरे कमरे की रौनक को मात दे रही थी। अरे वाह! काउंटेस हल्के से हंसी। लगता है उसकी ऊंचाई ने मुझे मिशा कहने की इजाज़त दे दी है। कितना प्यारा नाम है। तभी डायल ने कहा, लगता है राजकुमारी को आप बहुत पसंद है मैडम, क्या वो रात के खाने तक यहीं रह सकती हैं? काउंटेस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल, जाओ थोड़ा आराम कर लो। डायल के जाते ही काउंटेस के पास खड़ी दासी ने चैन की सांस ली। ये हालात बिगड़ भी सकते थे। एक छोटी सी गलती, यहाँ तक कि कपड़े की सिलवट भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती थी। उसने आगे कहा, जो मैंने सुना है उसके हिसाब से लेडी डायल बस राजकुमारी को नहलाने के अलावा कुछ नहीं करती और लेडी मलिका तो पूरा दिन गायब ही रहती हैं। काउंटेस हल्के से मुस्कुराईं, लेकिन उनके मन के विचार अब और पहने हो चुके थे। ये लोग कुछ ज़्यादा ही हिम्मत दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ और है। अभी के लिए बेहतर होगा कि हम इस खेल में साथ दें, क्योंकि हमें अब तक नहीं पता कि वो लोग हमारे खिलाफ क्या आरोप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये बातें मिशा से छुपाने की कोशिश नहीं की। फिर उन्होंने अपनी उंगलियां माथे पर रखीं। एडी, क्या तुम मेरा सिर दर्द की दवा ले आओगी? वो शायद मेरे कमरे में रखी है। एडी जब वापस लौटी तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। मिशा चुपचाप काउंटेस के पैरों में सिमटी हुई थी। जैसे ही एडी पास आई, उसने देखा कि राजकुमारी सो चुकी है। उसका सिर काउंटेस की गोद में टिका हुआ था
और काउंटेस वो बस वैसे ही बैठी थीं, उसे वहीं टिके रहने दिया। एडी धीरे से पास आई और दवा थामे पूछा, आप ठीक हैं मैडम? अगर सिर दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें वैद्य को बुला लेना चाहिए। लेकिन काउंटेस ने बात का रुख बदल दिया।